नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे पाकिस्तान के हालात की, रूस यूक्रेन युद्ध के बदलते समीकरणों की, क्वाड मीटिंग रद्द होने और सीडीएस के यूएस दौरे से जुड़े पहलुओं की, रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की और जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से जुड़े मुद्दों तथा जम्मू से सैन्य वापसी की योजना अनिश्चित काल के लिए टालने से जुड़े फैसले की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, क्योंकि G20 की बैठक को लेकर एक माहौल बना हुआ है और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पाकिस्तान की अपनी कुछ अलग एक चाल लग रही है सामने। तो इसी से जुड़ा पहला सवाल है कि सरकार ने जम्मू के कुछ इलाकों से सैन्य वापसी की योजना अनिश्चित काल के लिए क्यों टाल दी है? हमने हाल में कुछ घटनाएं देखी, क्या उससे संबंध है इसका? साथ ही कश्मीर में G20 बैठक के लिए नकारात्मक माहौल बनाने में जुटे पाकिस्तान की टूल किट आखिर है क्या? नीरज जी, पहली चीज़ तो जो जम्मू JNK के हालात हैं, हम सबको मालूम है कि काफ़ी हद तक ये हालात, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह शांतिपूर्ण हो गए थे जी। लेकिन बहुत फ़र्क पड़ गया था पहले से, मिलिटेंसी से लेके हर एक चीज़। और अगर सच्चे शब्दों में जो हम कहें कि खुशहाली बढ़ गई थी जी। जनरल पब्लिक की भी, आप भी गए होंगे, हम लोग भी वहाँ गए हैं और जाके देखे हैं, जब लोगों से बात किए हैं तो लोग काफ़ी खुश थे। इनफैक्ट पिछले बार हम गए थे, पिछले साल टूरिस्ट सीजन में, और वहाँ के टैक्सी ड्राइवर से लेकर के और जो शिकारा चलाने वाले थे वो इतने खुश थे। वो कहते हैं साहब, आज तक हमारी कमाई इतनी कभी नहीं हुई जी। कोई ये कहता है कमाई कम हुई है तो बस मानिए नहीं, क्योंकि बहुत है और बहुत ही अच्छा है जी। तो आम पब्लिक तो बहुत खुश थी जी। ऑफ कोर्स जैसे जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, पहले भी हमने कहा था कि इसमें जो है पॉलिटिशियंस हैं, लोकल्स भी कुछ हैं जिनके अपने इंटरेस्ट हैं कि हमारी चलती रहे। कुछ मैं भी कहूँगा कि गवर्नमेंट या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कि वो भी सोचेंगे कि ख़त्म हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। एंड सबसे बड़ा है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का तो है ही, में भी कुछ और भी लोग हैं कि एक जगह है जहाँ से वो चिंगारी लगा सकते हैं, तो ये शांत नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत तो चलती रही थी, लेकिन जब से 370 धारा हटाई गई मतलब लगा कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चलता रहा जी। और ये था कि हाँ, नॉर्मलसी वापस आ गई जी। और उस समय इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले साल या इस साल, पिछले साल ही फरवरी की ये बात है, जब ये गवर्नमेंट ने ओपनली तो नहीं बोला था, इंडियन एक्सप्रेस में ही एक न्यूज़ आई थी, उसके अंदर एक आ गया था कि सोर्सेज ने बताया कि ये गवर्नमेंट JNK से फौज जो है, सेना को की प्रेजेंस कम कर रही है जी। और कायदे में सेना का प्रेजेंस मैक्सिमम तो पहले ही ख़त्म हो चुका था जी। 3-3 डिविजनल बाहर से आई थी, जो आज से 8-10 साल पहले, 7-8 साल पहले ही, 10 साल में कहूँगा, निकल चुकी हैं जी। उनका विड्रॉल हो चुका था। रह गई थी तो जो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं LC पर, उनको तो रहना ही रहना है जी। जितनी है RR जो थी, राष्ट्रीय राइफल्स जो है, जो कि बेसिकली वहाँ अपनी ग्रिड बना करके और काम कर रही थी। इनके जो सेक्टर्स थे, 3 फोर्स हैं इनके, किलो, रोमियो और डेल्टा फोर्स बोलते हैं इनको। रोमियो फोर्स रजौरी और पुंछ के इलाके में है, और ये जो किलो फोर्स है उधर कश्मीर के इलाके में है जी। और डेल्टा फोर्स है वो भी डोडा और बाकी इलाकों में है, और ये यूनिफॉर्म फोर्स है जो कि उधमपुर और उधर का बाकी एरिया देखती। तो ये 4 मतलब फोर्स के ऊपर 4 फोर्स हेडक्वार्टर बना करके काम कर रहे। तो और आपको पता है कि RR ने बहुत ही अच्छा काम किया है जी। बिल्कुल उन्होंने ऐसे ऐसे इलाकों में गए हैं जहाँ की कोई जा नहीं सकता था जी। जहाँ कहा जाता था किस ज़माने में कि मिलिटेंट्स का मतलब वो अपना साम्राज्य बना के रह रहे थे, तो सारा इन्होंने नष्ट किया जी। समय लिया, इन्होंने अपने आप को बहुत ट्रेन किया, और तब जा कर के बहुत मेहनत और बहुत इनके जो मैं शूरवीरता तो अलग है जी। लेकिन इन्होंने सेक्रीफाइस बहुत की जी। बिल्कुल कई लोग जो अपनी जान गंवाए, शहीद हुए,
और उसके बाद जा कर के ये माहौल देखने को मिला है जी। यही नहीं, इन्होंने सिर्फ मिलिटेंट्स के ही खिलाफ काम नहीं किया, लोकल्स के साथ मिल करके जी उनकी भी जीवन शैली, उनके स्टैंडर्ड बढ़ाने में कई जगह रोड्स बनाना, स्कूल्स वहाँ पर बनाना, बच्चों को ले आना ले जाना, उनको फैसिलिटेट करना कि चीज़ें बनाएं, बाहर अपनी ले जाएं, बेचें, देखें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके लोकल काम कराना। और यहाँ तक कि लोकल आरआर बटालियंस बनाएंगी, जिसको आरआर बटालियन होम एंड हर्थ बोला जाता था, HNH जी, कि वहीं के थे लोग, उन्हीं को लेकर के, बाहर से कोई नहीं, वहीं से लिया जाता था और वही लोग जानते थे सारा इलाका और वहाँ काम करते थे। लेकिन बीच में जब ये हो गया तो जैसे हम पिछली बार भी हम लोगों ने वो किया था कि हम थोड़े से रिलैक्स होने लगते हैं, युवा के जी पैरामिलिट्री फोर्सेस को दे दीजिए, उनको करने दीजिए, आर्मी की प्रेजेंस हटाइए। और जब हम आरआर की बात करते हैं तो आरआर एक अलग फौज बनाई गई थी, फौज नहीं, फौज से एक अलग बनाई गई थी जिसका टास्क ही अलग था जी। उनके पास कोई गन्स, कोई बाकी चीज़ें नहीं थी, नॉर्मल जो एंटी मिलिटेंसी या सीआई ग्रिड या काउंटर इंसर्जेंसी के लिए जो चीज़ जरूरतें थी वो थी उनके पास जी। और वो आर्मी से भी अपनी हेल्प लेकर के काम करते थे, तो वो बिल्कुल अलग से चल रहे थे, तो उससे बहुत फ़ायदा मिला था और लोकल लोगों का भी सपोर्ट उनको बहुत मिला था जिनके साथ ये चल रहे थे जी। लेकिन अब जब जैसे नॉर्मल होता है कि हो गया तो जो है हम बिल्कुल कम कर दें, और जहाँ हम रिलैक्स होना शुरू करते हैं तभी मुश्किल आती है जी। बिल्कुल। तो आपने देखा कि चीज़ें बढ़ने लगी, लोगों को लगा कि ये माहौल बन रहा है, मिलिटेंट्स ने सोचा कि हमारे लायक माहौल बन रहा है, जितने स्लीपर सेल्स थे वो एक्टिव हो गए जी। और जो मौका मिल गया, जो बाहरी ताकतें हैं उनको लेकर के, चाहे वो पाकिस्तान है या अगल बगल में जहाँ जो भी उसने सेल्स बना रखे हैं, सभी को अपना अपना कार्रवाई करने का। और सबसे जो अगर ये देखा जाए, अगर आप ये देखें कि मिलिटेंसी कम हो गई, मिलिटेंट्स कम हुए, वो भी कम हुए, लेकिन ख़त्म नहीं हुए जी। लोकल मिलिटेंट्स ख़त्म नहीं हुए। अब सबसे जो चीज़ें देखी गई कि एक तो डेवलपमेंट था, जो साथ लेके आर्मी चली रही थी, उसने भी किया अपना, इतनी जगह पर सड़कें गई, बिजली गई और लोगों को सामान पहुंचाया गया, मेडिकल कंफर्ट्स दिए गए जो कि पॉसिबल नहीं था, अभी तक नहीं हो रहा था वहाँ पर, ये सारी चीज़ें की गई। स्कूल्स कई बनाए जहाँ के लड़के इतने अच्छे कर रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ जैसे बिहार में कोचिंग चल रहा था जी, उसी हिसाब से कोचिंग बना करके वहाँ 30 था, यहाँ 70 का वो करके किया गया और लड़के काफ़ी अच्छे आगे निकले हैं जी। आप सद्भावना में इतना अच्छा काम किया गया जी। स्कूल्स का मैं खुद भी देखा हूँ, स्कूल्स का हम लोग वहाँ से बच्चों को ले करके हम बॉम्बे भेजते थे जी। हम साउथ में भेजते थे, लड़के लड़कियों सबको वो जाते थे बच्चे वहाँ पर जी। और वहाँ पर कोई बाई एयर बाई सी जब देखते थे तो बहुत बड़ा उनको फ़र्क पड़ा, उन्होंने सोचा ही नहीं था, कई तो आगे कहते थे हमको पता ही नहीं था कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है जी। और इतनी चीज़ें हमारे पास हैं, एयर में जाना, शिप में जाना, उनके लिए बस के अलावा कुछ था ही नहीं जी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थीं जो कि काफ़ी हद तक इसको काबू करने में फ़ायदा मिला। तो आरआर जो है, राष्ट्रीय राइफल, सिर्फ वहाँ एंटी मिलिटेंसी नहीं कर रही थी, ये भी कर रही थी जी। तो दोनों में वो पारंगत हासिल कर चुके थे जी। और ये चीज़ सीआरपीएफ या बीएसएफ तो ऐसी होनी है, सीआरपीएफ से या पुलिस से नहीं हो सकता, बिकॉज पुलिस तो सालों से थी वहाँ पर, फिर भी चीज़ें कैसे बढ़ गई यहाँ पर इतनी। आपने देखा होगा फर्स्ट फेज में जितनी रोड ओपनिंग्स थी मैक्सिमम जो है, खासकर हाईवेज और नेशनल हाईवे और बाकी कई जगहों पर पूरी सीआरपीएफ की दे दी गई, तब भी इंसिडेंट्स हुए, पुलवामा से लेके कई इंसिडेंट्स हुए जी। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर कि हमको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए जी। हाँ, ये होगा कि ठीक है, आरआर अगर वहाँ से आएगी तो फौज को और मैन पावर मिल जाएगी बाकी जगह एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन हमको ग्रिड को पूरी तरह ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर देंगे फिर ऐसी चीज़ें शुरू हो जाएंगी जी। तो इसलिए हमको, और फिर अगर आप सीआरपीएफ को ला करके और ग्रिड इसमें डालते हैं सीआई में, तो उनको अपना अलग से सारा एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप, लॉजिस्टिक सब कुछ लेना पड़ेगा जी। फिर उनकी ट्रेनिंग, उनको वो उनकी सिस्टम थोड़ा अलग है। तो ये चीज़ें हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना है। यस, प्रेजेंस कम होनी चाहिए लेकिन ख़त्म नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, G20 का जरूर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि G20, पहली बात आपको पता है
कि दोनों, ना पाकिस्तान चाहते हैं और ना उसके जो हितरक्षक हैं चीन या बाकी जो देश हैं कि ये माहौल बने कि कश्मीर तो बिल्कुल पीसफुल हो गया है, कोई भी आ जा सकता है, ये वो चाहते नहीं हैं। तो कुछ न कुछ ये तो पता था कि ये करेंगे, ये पता था कि ये करेंगे, और उस बीच में अगर हम ये माहौल बना दिए कि नहीं फौज वापस करेंगे तो निश्चितली गलत मैसेज जाता है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, जो हम लोग पहले भी, आपको याद है कि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि हमें अपना गार्ड कम नहीं करना चाहिए। गार्ड रखेंगे तभी दूसरा जो है अपना सिर नहीं उठाएगा। कहाँ है वो तो पता नहीं कहाँ पर है, अभी तक मैक्सिमम तो निकल चुके हैं, फिर भी जितने भी हैं, जैसे परसों न्यूज में आया था डीजीपी JNK ने कहा था कि राजौरी सेक्टर में तो सिर्फ 10 से 12 मिलिटेंट्स हैं, बट उन 10-12 के साथ और कौन हैं? बिकॉज कई होंगे, बिल्कुल। तो उससे जो है वो मुख्य चीजें हैं, हो सकता है वो 10-12 और बढ़ाएं। तो इसलिए ये एक अच्छा डिसीजन है कि अभी होल्ड पर रख करके, और धीरे धीरे जब पूरा माहौल बन जाएगा, अच्छा है कि JNK पुलिस ही करे अपना, सेंट्रल पैरामिलिट्री की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर लोकल पुलिस अच्छी करे, इन्होंने जैसे अभी पहले स्पेशल पुलिस ऑफिसर से बनाते थे जो वहाँ काम करते, हालांकि कुछ उनके भी थे जो कि मिलिटेंट्स के दबाव में इधर उधर हो गए, कुछ तो होते हैं ऐसे, सर्विंग में भी होते हैं, पुलिस फोर्सेज में भी थे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, सबको पता है। लेकिन अगर उनको ट्रेन किया जाए और इस माहौल में अभी, तो अच्छे जो है रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन एक अच्छी पहले की ग्रिड बाहर नहीं करना चाहिए, और खास करके अभी भी आप देखिए कुछ भी हो, देश के या बाहर के लोगों को ज्यादा भरोसा आर्मी पर ही है। बिल्कुल, उतना पुलिस और पैरामिलिट्री में नहीं है जितना कि उनको आर्मी में है। तो जहां आप निकालेंगे उनको भी एक माहौल डर का पैदा होना शुरू हो जाएगा। मणिपुर में भी अंततः आर्मी को ही भेजना पड़ा। अभी देखिए वहां जब आपने सारा कहा, आप डींगे मारते रहे कि हमने एस्पा हटा दिया, इतने जगहों से ये कर दिया, हुआ क्या आखिर में? जहां पे बिल्कुल गार्ड खत्म कर रहे हैं, चीजें फिर शुरू हो जाती हैं। आर्मी को भेजना ही पड़ता है। वही मुश्किल है। आर्मी एक जगह कंट्रोल कर लेती है, फिर आप सब कुछ कहते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गया, फिर आप अलग ही सोचने लगते हैं, और वो सोच जो है फिर दोबारा वहीं आ जाती है घूम करके। तो मैं नहीं कहता कि आर्मी की प्रेजेंस हमेशा है, लेकिन आर्मी, खास करके मैं बात करूंगा RR की, जो कि सिविल्स के साथ मिल करके डेवलपमेंटल काम इतने कर रही थी, वो जारी रहना चाहिए। अपने ग्रिड को भी वो रखेंगे, जैसे कि कोई मिलिटेंट सिर ना उठा पाए, ना आगे आ पाए, और RR अभी भी सद्भावना के थ्रू और बाकी जो उनके काम हैं, उनके साथ जो पब्लिक डीलिंग है, वो मिलाकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि ये जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ के और पुलिस को RR के साथ मिल करके, उनके साथ मिल करके, और डेवलपमेंटल एक्टिविटी जितनी ले आए कि लोगों को, या खास करके कौन आ रहे हैं मिलिटेंसी में, जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, वही आ रहे हैं, उनको ऐसा मौका मिले कि वो इसकी सोचे ही नहीं। तो वो उसके लिए RR बहुत कारगर हो सकती है, और उसको हम जारी रखना चाहिए ग्रिड। हाँ, जहाँ जरूरत नहीं है, बिल्कुल कमी होगी, वहाँ से जरूर हम कम कर सकते हैं, बट खत्म करना ठीक नहीं होगा। और अच्छी डिसीजन लिया है जो इन्होंने होल्ड पर अभी रखा हुआ है, तो इससे फर्क पड़ेगा, और ये माहौल जो क्रिएट हो रहा है वो भी नहीं होगा। और एक खबर ये भी सुनने को मिली कि पाकिस्तान ने शायद अपने सभी दूतावासों को एक मैसेज दिया है कि कश्मीर में जो G20 की मीटिंग होने वाली है उसका विरोध करिए, जहां जहां पर आप तैनात। बिल्कुल, ये तो देखिए इन्होंने पहले ही बोला था, इन्होंने तो बहुत पहले ही बोला था, कश्मीर का उन्होंने अपोज किया था कि वहाँ क्यों ये मीटिंग हो रही है। इंडिया ने कहा कि तो हमारा सॉवरेन वो है, हमारा एक, हम किसी भी अपने राज्य या यूनियन टेरिटरी में मीटिंग कर सकते हैं, जहाँ भी है। और टूरिज्म की मीटिंग कर रहे हैं, श्रीनगर तो नोन है, JNK श्रीनगर, ये सारा एरिया टूरिज्म के लिए तो ये नोन है। आपको पता है कि पिछले 2 साल से लगातार हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट वहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन वो तो करेगा। उसने तो अपने सिंपैथाइजर्स और बाकियों को भी बोल रखा है कि और माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश पहले ही कर रहा होगा। अभी भी, अब 2 दिन रह गए हैं, 22 से 24 ही है, 3 दिन के बाद तो शुरू है वहाँ पर। लेकिन पूरा भरोसा हम लोगों को, देश को भरोसा है कि जो हमारे वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है, और लोकल लोग हैं वो बहुत खुश हैं, वो बहुत उत्साहित हैं
कि इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है G20 की, जिसमें मेंबर से गवर्नमेंट के मुताबिक ये है कि 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स वहाँ आएंगे जी। वहाँ 3 दिन अपना डल लेक के किनारे ही SKCC जो शेर कश्मीर की जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर ये होना है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा देश और दुनिया में और लोकल लोगों में जी। और उनका जुड़ाव और बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। बिल्कुल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब इससे आगे अब कुछ नहीं हो पाएगा जो पिछले 15-20 दिन में हमने देखे कि जो कुछ माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई वो भी राजौरी सेक्टर में उधर नहीं हुई है जी। लेकिन सभी पूरे सुरक्षा जितने तंत्र हैं वहाँ पर वो पूरी तरह तैयार हैं और ये होने नहीं देंगे जी। बिल्कुल। और थोड़ा सा पड़ोस में चलते हैं सर, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं वह क्या दर्शा रहे हैं? क्या भारत का यह पड़ोसी देश इराक और सीरिया बनने की राह पर बढ़ चला है, ऐसा इमरान खान ने कहा है। और आज एक और मैं उनका बयान देख रहा था कि उन्होंने शायद 71 की याद दिलाई है कि जिस तरह से बांग्लादेश का वहाँ पर जन्म हुआ तो फिर से एक ऐसा ही हो जाएगा। हम देख रहे थे गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या दर्शा रहा है सर, क्या किस राह पर बढ़ चला है? नीरज जी, मैं तो ये नहीं मानूंगा कि इराक सीरिया पर ना चाहूँगा जी, ना हम चाहेंगे, हिंदुस्तान नहीं चाहेगा कि इराक और सीरिया वाली हालत पाकिस्तान की हो जी। क्योंकि अगर वो हो गया तो हमारे लिए भी बहुत नुकसानदायक होगा, अच्छा नहीं है हमारे हित में और पाकिस्तान के हित में जी। जो हम पहले कहते रहे हैं तो हिस्सा तो हमारा रहा है जी। तो अभी भी सिंपैथी हमारी है, हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये हालत हो जी। जो है, लेकिन हालात आप देख ही रहे हैं कि बहुत ख़राब है जिस तरह है। इस तरह का डिस्ट्रस्ट पहले वहाँ कभी नहीं हुआ जिस तरह की पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और फौज में हो रही है जी। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा है कि जनता और फौज में एक खाई बढ़ गई है, बिल्कुल, जो पहले कभी नहीं थी जी। जुडिशरी जो कि शांत रहती थी पहले, उसको उन्होंने इतना दबा रखा था, लेकिन अब जो है वो भी अपने हिसाब से काम कर रही है जी। जो अपने उनका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से काम कर रही है। जहां तक इमरान खान का है, आपने देखा उनको सत्ता से किस तरह बेदखल किया गया। लार्जेस्ट पार्टी तो अभी भी है वो, बट एक तरह से बेदखल ही किया गया और किया किसने? आर्मी नहीं किया जी। अभी जो है जो गवर्नमेंट है वो भी आर्मी की वजह से ही है। लेकिन जो माहौल बना था इनके अरेस्ट के बाद, जो हम लोगों ने बात पिछली बार भी किया था, उस माहौल में ये बहुत क्लियर हो गया कि आर्मी में 2-3 घड़े हैं जी। उनमें भी हो रखा है। आपको पता है कोर कमांडर बदले भी गए हैं जी। कुछ आया था कि ऑफिसर्स और उनके वाइफ्स को भी अरेस्ट किया गया है जी। और मुख्य बात यह है पंजाब इटसेल्फ, क्योंकि इमरान खुद पंजाबी हैं जी, तो और पंजाब के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनका काफ़ी दबदबा है पाकिस्तान के फौज में जी। तो नेचुरली उनकी सिंपैथी इनके साथ जी रही होगी। एज ए प्राइम मिनिस्टर भी इन्होंने कुछ जो इनके जनरल्स हैं उनको आगे लाने की कोशिश की थी जी, वो भी इनके साथ रहेंगे। और जो न्यूज़ में जो आ रहा है, हालांकि कुछ तो वीडियो क्लिपिंग्स भी आई थी, कितनी सही है गलत है तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो न्यूज़ आया उसमें भी था कि कई ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स और नीचे के जो जेसीओज बाकी हैं उन्होंने भी ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया था जी, जी। कि हम फायर नहीं करेंगे, नहीं जी, करेंगे जी। ये सब इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी। तो ये माहौल तो काफ़ी ख़राब हो गया है। इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता त्रस्त है, सिर्फ एक तरफ इधर से ही नहीं जी। आप देखिए कि इकोनॉमिक हालत क्या है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा त्रस्त वो जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि खाने को नहीं मिल रहा है और यहाँ पर पॉलिटिशियंस अपने इसमें लगे हुए हैं जी। तो ये सारी चीज़ें मिला करके सारा माहौल जो है बन गया था प्रेजेंट जो शहबाज शरीफ की सरकार है और फौज के खिलाफ जी। और इसीलिए इमरान खान और पॉपुलर हो गए हैं। अब ये पॉपुलैरिटी नेचुरली ना फौज को सही जा रही है और ना शहबाज शरीफ को जी। इसीलिए शायद एक खबर ये भी आई थी कि इमरान को प्रस्ताव दिया गया कि तो लंदन चले जाइए या फिर यहाँ मुकदमा। बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें मैं लूँगा। एक तो मैं ये लूँ कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि सीरिया इराक की तरह इमरान ने खुद ही बोला है कि फौज जो है ट्रेन कर रही है मिलिटेंट्स को जी। अब उन्होंने सारी चीज़ें खोली हैं कि टेररिस्ट कैसे ट्रेन कर रहे थे, कैसे क्या हैं, क्या बनाया गया जी। अगर आपको याद है इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो ने भी पहले बोला था जी
कि आईएसआई किस तरह से टेररिस्ट को ट्रेन कर रही है, कैसे वो आ रहे हैं। और यही नहीं, एक इनके रिटायर्ड जज ने भी बोला था कि हमारे पास आईएसआई के लोग आए और वो बोलते थे कि आप ये जजमेंट दीजिए, इस्त दीजिए, आपको जो है चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। कई चीज़ें हैं, मतलब ऐसे माहौल आता रहा है जिससे लगा कि ये आईएसआई और इनका कंट्रोल हर जगह है। तो वो चीज़ तो हर एक उनके, इनफैक्ट बेनजीर भुट्टो के स्टेटमेंट में था, इनके भी यही है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग कुछ नहीं कर पाए उस समय जी। और अब जो है इतना ये फौज के अगेंस्ट कह रहे हैं, तो उससे तो माहौल तो खराब है ही है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अभी देखिए फौज ने स्लोली बैक बेंच रह के भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे, वो जल्दीबाजी में नहीं है, वो धीरे धीरे शुरू किया, पहले बोल करके कि हम आर्मी एक्ट 5960 लगाएंगे जी। आर्मी एक्ट 5960 में वो तो पहली बात, तो आर्मी एक्ट तो आर्मी वालों के ऊपर होना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ है कि ये अगर माहौल ऐसा बनता है तो ये लगा सकते हैं। हालांकि अगर मार्शल लॉ होता तब हम कहते, ना वहाँ मार्शल लॉ है, ना वहाँ इमरजेंसी है, ऐसी सिचुएशन है नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट इलेक्टेड चल रही है, तब भी ये माहौल है जी। तो ये देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट से लेके हर एक चीज तो डेमोक्रेटिक राइट्स में है जी। लेकिन फौज जो है काफी डाउन होगी, तो फौज ऐसे जल्दी में भी नहीं है कुछ कर दे और उसके खिलाफ चीजें हो जाएं। दूसरी बात, फौज मार्शल लॉ भी नहीं लगाना चाहती कि इकोनॉमी इतनी खराब है कि फौज आगे करेगी क्या, बिल्कुल ब्लेम और ज्यादा उसके ऊपर चला जाएगा जी। तो अब ये चाहते हैं कि ठीक है, इनको 5960 में ये है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ वो है उनके ऊपर लाया जाएगा, तो और लाने के लिए वो ला सकते हैं दे करके कि एंटी नेशनल और टेररिज्म और सारी करके कि इन्होंने ही कराया, इनकी पार्टी ने कराया, वो सारे ये बोल चुके हैं जी। क्योंकि इमरान भी बोल चुके हैं लोगों को सड़कों पर आने के लिए, तो वो तो उसके साथ जोड़ करके आगे बढ़ा ही देंगे उसके साथ। दूसरी चीज़ ये है कि इनको इमरान खान को, अब देखिए आप, बाकी जो जितने भी कंट्रीज़ हैं OIC से कोई कहीं से कुछ इसके ऊपर नहीं आ रहा है। आप अमेरिका देख लीजिए, चुप है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि डेमोक्रेटिकली जो चीज़ें चलनी चाहिए वो चलनी चाहिए जी। उसने ये ज़रूर बोला है कि हम हिंदुस्तान की, इंडिया जो सोच रहा है, जो वरी है, चिंता है पाकिस्तान के हालात से, हम हिंदुस्तान के साथ हैं इसमें। चीन ने कुछ नहीं बोला है इसके ऊपर जी। इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई है। UAE, ईरान, किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जी। तो इसका मतलब अभी धीरे धीरे इमरान खान अकेले पड़ने लगे हैं। इनके पार्टी के एक दो लीडर भी देखिए आप, कल वो उन्होंने भी डिस्टेंस कर लिया इनसे जी। उन्होंने बोला, सबको ये 5960 का डर आ गया कि हम फौज के अगेंस्ट कैसे नहीं जाएंगे, नहीं वो करेंगे जी। वो चीज़ भी शुरू हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि फौज ये चाहती है कि इनको धीरे धीरे हाशिए पर किनारे लाया जाए, और किनारे लाने के बाद इनको ऐसा मजबूर कर दिया जाए, या तो ये देश छोड़ के चले जाएं, और नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग इन पर उस पर कार्रवाई करेंगे जी। तो इस हालात में इनको लाया जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने जो बोला है 71 की कंडीशन, देखिए 71 वाली कंडीशन आज की है नहीं, एग्जैक्टली वो नहीं है। हाँ ठीक है कि ये अगर पाकिस्तान इस तरह चलता रहा तो मुझे डाउट नहीं है कि जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से 3 हिस्से हो सकते हैं जी। एक मेन इधर का, एक गिलगित बल्तिस्तान का, और दूसरा है बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा वाला हुए, तीन हिस्से हो सकते हैं जी। और अगर इन्होंने संभाला नहीं तो जी, ये 3 हिस्से हो भी सकते हैं। लेकिन इस समय वो माहौल नहीं है, क्योंकि उस समय देखिए माहौल अलग था जी। उस समय इतनी एट्रोसिटी उधर हुई थी इस पाकिस्तान में, वहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ था सब जगह। फौज ने बहुत ज़्यादा ही, हमको पता ही है कि क्या क्या वहाँ पर किस तरह उन्होंने किए, औरतों बच्चों के साथ से लेकर के हर एक को कितना ज़्यादा उन्होंने खून खराबा से लेकर के रेप मर्डर सब कुछ हुआ, पूरा लूट लिया उन्होंने पूरा ईस्ट पाकिस्तान उस हिसाब में। तो वो चीज़ अभी नहीं है। लेकिन अगर टीटीपी को मौका मिल गया है जी, अब उसमें उनको ये माहौल मिल रहा है कि हम जो है ऊपर आ सकते हैं। और अगर PIT डाउन होगी तो रहेगा कौन पास, TTP अपने आप को लाएगी उन इलाकों में, खास करके वहाँ पर जी। और अफगानिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि बीच में कोई और आ जाए जो पाकिस्तान से हमें वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होने दे जी, वो भी चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ है जो कि हम उसको नकार नहीं सकते। अगर यही
माहौल बनता रहा और चलता रहा। लेकिन ये है कि सेना को भी उस लेवल पर नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें अभी भी डेमोक्रेटिकली अगर हो जाएं, इनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट्स को साथ में ले करके चलें, ऐसा नहीं हो उनको जैसे इन्होंने कमीशन बना दिया अभी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कि उनके चीफ जस्टिस के खिलाफ ये कमीशन की उनके ऊपर क्या चार्जेस लगा सकते हैं, प्रेशर उन्होंने डाला, ऑलरेडी ओपनली बोल दिया कि रिजाइन कीजिए। तो ऐसी चीज़ें अगर करेंगे तो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं रिपरकशंस आएंगे जो कि इनके लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। लेकिन माहौल अगर टीटीपी और बाकी पीटीएम जो और एक और है इनका मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर ऊपर आएंगे फिर इनको सीरिया और इराक वाला सिचुएशन होने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल। और ऐसे ही एक जो सिचुएशन है हम देखते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध में लगातार सर वहाँ पर लड़ाई चल रही है। अभी एक खबर देखी हमने कि वहाँ पर उन्होंने 30 मिसाइलें छोड़ी जिसमें से 29 गिरा दी। कहीं किसी शहर में लगातार बमबारी हो रही है। जेलेंस्की जा रहे हैं, विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, लगातार 3-4 देशों में उनका विजिट रहा। अभी ब्रिटेन भी गए, वहाँ से भी कुछ शायद उनको और असला मिला है, मदद मिली है। तो ताज़ा हालात क्या हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? नीरज जी देखिए, अभी तो जैसे हमने कहा कोई आगे नहीं बढ़ रहा, कोई आगे आ रहा है ना पीछे जा रहा है, जो जहां है वहीं है जी। स्टैंड ऑफ अटैक्स जरूर हो रहे हैं, पूरे युद्धाभ्यास बहुत हो रहा है यूक्रेन की तरफ से। बिल्कुल। आप ये देखिए कि मैं कहूँगा रशिया क्या कर रहा है, स्टैंड ऑफ अटैक्स कर रहा है जी। अभी जितना सामान आप बताइए कि करीब 82 बिलियन का तो इन्होंने ही दे दिया, अमेरिका ने दे दिया है जी। जो सामान है, बाकी नाटो से जो आया है वो अलग है इनका। और इतना होने के बाद भी यूक्रेन की बर्बादी कहीं रुक नहीं रही है जी। टैंक और मिसाइल डिस्ट्रॉय करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि वो तो रशिया ने भी अपना एक बढ़ा रखा है प्रोडक्शन, इनको मिल रहा है, अब इनको मिले जा रहा है, इनका डिस्ट्रॉय होते जा रहा है जी। अब ये देखिए कि पैट्रियट का परसों पैट्रियट कई महीनों से मांग रहे थे जी, अमेरिका दे नहीं रहा था जी, रूस भी ऑब्जेक्ट कर रहा था, बट पैट्रियट आई और एक पैट्रियट को रूस ने गिरा दिया, जो रूस की न्यूज़ है, जिसको अमेरिका ने ये बोला है कि डिस्ट्रॉय नहीं किया उसको उन्होंने, लेकिन डैमेज जरूर किया जी। बात वही हुई, आप डैमेज और डिस्ट्रॉय जो कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि पैट्रियट की काट जो अभी तक लग रहा था कि किसी के पास नहीं है, रूस के पास है जी। और रूस ने टेस्ट भी कर लिया। एक ये बहुत बड़ी बात है जी, नाटो और अमेरिका के लिए जी। और आपको पता है जिस दिन ये न्यूज़ आई पैट्रियट की जी, उसी दिन इस जो कंपनी पैट्रियट बनाती है उसके शेयर 7% डाउन हो गए जी। तो ऐसे तो नहीं होता अमेरिका में खास करके, क्योंकि न्यूज़ आई तो काफ़ी हद तक सही होगी तभी ये चीज़ हुई। सीस्टॉर्म मिसाइल जो अभी ये दे रहा है, इंग्लैंड दे रहा है 250 किलोमीटर रेंज में जी। इसके साथ दिया उसने कि ये जो है आप रूस में नहीं फायर करेंगे, अपने इलाके में, अपने इलाके मीन्स जो रूस ने कब्जा कर लिया उसको भी हो, इन्हीं के इलाका मान रहे उसमें कर सकते हैं जी। लेकिन उसको भी एक को इन्होंने मार गिराया है रूस ने, जो इधर की न्यूज़ है। तो ये जब चीज़ें आ रही है तो अब ये सारे ये भी डर रहे हैं कि ये तो सारे अगर हमारे ऐसे निकलते गए तो, और उनके पास कार्ड मिल गया एक बार तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं जी। आगे के लिए। दूसरी चीज़, रूस रुक नहीं रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि 30 में से 29 मिसाइल परसों वाली जो ये बात कर रहे हैं, कल वाली रादर कि इन्होंने मार गिराई, अगर वो मार गिराई तो उतना डैमेज कैसे हुआ, किस मिसाइल से हुआ जी? मैं नहीं कहता कि नहीं गिराई, क्योंकि आज तक न्यूज जो आ रही है सिर्फ नाटो और यूक्रेन से आ रही है जी, बाकी जगह उधर से तो आ नहीं रही है। और अगर ये गिरा है तो मतलब डैमेज कहाँ से हुआ? और ये चीज मैंने मॉस्को टाइम्स पढ़ रहा था, उसमें आया था जी। ठीक है, कुछ तो इन्होंने की है, जरूर गिराई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम से इन्होंने किया है, लेकिन सारी तो कर नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए जैसे मैंने पहले होता, अभी भी रूस यही करता है, एक साथ 15-20 भेजेगा, 30 भेजा, आप 30 आप एक बाइक कैसे एक साथ ही गिरा सकते हो, कर सकते हो? तो कुछ तो जरूर हुए, और वो मान के चल रहा है कि 40% भी जाके डैमेज किया, फिर भी बहुत बड़ी बात है जी। ड्रोन्स की भी वही वो हैं जी, दोनों तरफ से आप देखिए ये चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ है। और आप मेन देखिए कि 3 महीने से आ रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च होगा, काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च होगा, और जेलेंस्की बोले जा रहे हैं कि हम अभी तक पूरे हथियार हमारे पास नहीं है, तैयार नहीं हम काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए जी। हर जगह विजिट कर चुके, 2-2, 3-3 बार जा रहे हैं अब तो ये जी।
बीच में जर्मनी से अगेंस्ट थे, लेकिन जर्मनी भी गए जी उसके लिए। और इसी बीच में परसों मैं देख रहा था, एक न्यूज़ आई एक रिटायर्ड जनरल की अमेरिका के, उन्होंने ये बोला है, रादर मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ बैठ गई है अमेरिका से लेकर नाटो के अंदर कि हम तो अपना मैक्सिमम जो है जो डिफेंस इक्विपमेंट भेज रहे हैं यूक्रेन में जी, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है या डैमेज हो रहा है जी, वो क्योंकि उनकी उतनी डैमेज हो रही है वो नज़र तो नहीं आ रही है, मिसाइल डैमेज कर दिया, बट उसके बाकी चीज़ें डैमेज हो रही हैं वो नहीं आ रहा है। हिमार्स का खुद आया हुआ है कि हिमार्स कैसे जो है इसकी रशिया ने डिस्ट्रॉय किया जी, जो कि इतना बड़ा आर्टिलरी वेपन है, रॉकेट सिस्टम है अमेरिका से। तो ये सब चीज़ें जब आ रही हैं तो उन्होंने एक उनके हिसाब से, अब कितना सही है गलत है, उन्होंने कहा कि नाटो से के और यूक्रेन में 10,000 टैंक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सही है गलत है जो भी है, जितना बड़े बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात जी। और डिस्ट्रॉय तो हुए ही हैं, दोनों तरफ से हुए हैं। तो अगर ऐसी चीज़ हुई जा रही है तो ये नुकसान तो यूक्रेन का नहीं, इन्हीं का हो रहा है जी। इनके सिस्टम जा रहे हैं। और हालत यह है कि कई देशों में रिजर्व्स भी नहीं बचे हैं इक्विपमेंट। अमेरिका में आप देखिए कंपनीज जो डिमांड है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि नो वॉर नो पीस में जहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, हर एक हमारी भी डिफेंस इंडस्ट्री जो अभी तक थी वो गियर्ड अप थी वॉर टाइम के लिए, पीस टाइम में वो इतना बनाते नहीं थे। अब वो लोगों को बुला रहे हैं, इतना ट्रेन करो मैन पावर और सिस्टम्स लो, रॉ मटेरियल्स चाहिए बनाने के लिए, जिसके लिए गियर्ड अप नहीं है। तो प्रॉब्लम तो वहाँ है कि उनको इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है, और जितना इक्विपमेंट ढूंढ रहा है, रूस भी अपना इक्विपमेंट प्रोडक्शन इतना कह रहा है। तो जो अभी के हालात हैं वो इधर उधर के कहीं नहीं जा रहे हैं, ना बखमूद में कहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, ना बाकी जगह पर जा रहे हैं। लेकिन इतना है जरूर है, काउंटर ऑफेंसिव तो ठीक है यूक्रेन करेगा, लेकिन रूस अगर तीनों जगह से आ गया, बेलारूस की तरफ से भी, इधर ये सेंट्रल सेक्टर में अपने चल ही रहा है डोनबास रीजन में, और नीचे ओडेसा में भी आ गया सी और बाकी जगहों से, तो फिर ये मुश्किल हो सकता है नाटो और यूक्रेन के लिए। जो ये क्योंकि ये जो ज़ेलेंस्की का कहना है कि जो हमारा एरिया गया है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, हम क्रीमिया भी लेंगे जी। हालांकि क्रीमिया में कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाइयाँ हुई हैं, डिरेलमेंट, परसों भी एक ट्रेन जो ग्रेन्स लेके जा रही थी यूक्रेन में उसका डिरेल हुई है, और कहा जा रहा है कि इनके मिलिटेंट एक्शन कराया गया है इनकी तरफ से, उससे हुई है। तो ये चीज़ें तो चल ही रही हैं, लेकिन वॉर के ऊपर या जबीनी जो कहते हैं कि हाँ कुछ कोई आगे बढ़ा कि इन्होंने रिटेक किया या रूस कहीं आगे गया, वो चीज़ अभी तक नहीं हो पाई है। तो जो हम बीच में कह रहे थे कि आज मैं ये कहूँगा कि स्टेलमेट के हिसाब से स्टेलमेट बना हुआ है, वो अपनी जगह एक दूसरे को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या करें, आगे की कार्रवाई कैसे है, क्या है जी। तो ये चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा जो थर्ड और फोर्थ या फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉर है, स्पेस का और साइबर का, ये तो बाकी जो फोर्थ वाला आईटी वाला मतलब वो तो चल ही रहा है, इंफॉर्मेशन तो वॉरफेयर चल ही रहा है, और ये ऐसी चीज़ें जो हमेशा चलती रहती हैं, हर जगह चलती रहेंगी जी। स्पेस वाली चीज़ जो है, न्यूक्लियर तो मैं नहीं कहूँगा कि न्यूक्लियर, मैं अभी भी कहूँगा कि ऐसा लाइकली नहीं है कि कोई दोनों रिस्पॉन्सिबल देश हैं, रशिया खास करके, कि इतनी जल्दी न्यूक्लियर हेड पर आएगा, जब तक कि उसको बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन स्पेस वाले में अगर आगे, और वहाँ अगर एंटी सेटेलाइट और एंटी मिसाइल चीज़ें होने लगी, तब ये जो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, स्पेस वॉरफेयर अगर शुरू हो जाएगा, तो वो भी जो है काफ़ी फ़र्क डालेगा। और जो आज मैक्सटर और बाकी जिनकी सेटेलाइट, स्टारलिंक सेटेलाइट्स जो जितनी मदद कर रही हैं, अगर उस पर रूस ने ठिकाना करना शुरू किया तो वो एक मुश्किल काम हो जाएगा रशिया के लिए या इन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, जो अभी तक जो नहीं हुआ था वो। ग्रीन डील देखिए बढ़ा दी 2 महीनों के लिए जी। और किसके लिए है ये? न रशिया के लिए न यूक्रेन के लिए, ये है इनके लिए। नाम तो दुनिया का दिया जा रहा है, बट बेसिकली जा कहाँ रहा है? यूरोप में जा रहा है। 20,000 टन जो है गया है सिर्फ कॉर्न, आप सोचिए टर्की में जी। और 30.2 मिलियन टन्स ये गए हैं ग्रेन्स, बाकी जो कि मैक्सिमम यूरोप में ही जाने हैं, क्योंकि ले जाने वाले ही हैं और डीलर्स जो वर्ल्ड मार्केट में इन्हीं के हैं जी। और एक और खबर आई थी इसमें कि कोई चाइना के सीनियर डिप्लोमेट थे, शायद वो कीव गए थे कोई शांति प्रस्ताव लेके, लेकिन खाली हाथ लौटे हैं। देखिए वो गए थे वहाँ पर जी। क्योंकि जब इनकी बात हुई थी जेलेंस्की की और
शी जिनपिंग की, तो यहाँ ये हुआ था कि ठीक है, शी जिनपिंग ने पहले ही बोल दिया था कि एक जो है अपने एक डिप्लोमेट को वो अपना एनवॉय बनाएंगे यहाँ के लिए, और उस हिसाब से उन्होंने किया, भेजा वहाँ बातचीत करने के लिए। अब बातचीत में बात वहीं पर आ गई है जहाँ जेलेंस्की अड़ गए हैं कि हम जो है पूरी ज़मीन अपनी वापस लेंगे, उसके बाद जो है आगे चीज़ों की बात करेंगे, जो कि चीन कभी नहीं मानेगा। चीन तो ये कभी नहीं चाहेगा कि जो है रूस कमज़ोर पड़े किसी हालत में। बिल्कुल। और रूस उसको पता है कि ऐसा नहीं करेगा, और एक बार ये हो गया फिर तो चीन को भी इस तरह नाटो और अमेरिका दबाएंगे। तो यहाँ तो ये शी जिनपिंग सोच रहे थे कि हाँ हम दोनों तरफ से वो कर लें कि चीन रूस शायद यहीं रुक जाए और उनको वहाँ रोक लें तो दोनों का फ़ायदा हो, लेकिन वो बात बनी नहीं वहाँ पर। जी। और बात अब क्वाड की कर लेते सर। क्वाड शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होना था, वो हालांकि जो बाइडेन की कुछ घरेलू राजनीतिक कारणों की वजह से उनका विजिट नहीं हो पा रहा, तो वो स्थगित हो गया है। लेकिन जो हमारे CDS हैं वो अमेरिका की यात्रा पर हैं, वहाँ पर क्वाड देशों के सारे CDS मुलाकात कर रहे हैं, और चाइना ये बोलता रहा है कि क्वाड का जो गठन है वो हमारे खिलाफ किया गया है, जबकि पहले इसके जो उद्देश्य थे उसमें ये डिफेंस वाला मुद्दा नहीं था। लेकिन सारे CDS क्वाड देशों के मिल रहे हैं, तो चाइना की घबराहट यानी कि कहीं ना कहीं वास्तविक है। जी देखिए, एक तो चीज़ ये समझनी हमने क्वाड जब बना था, हम पहले भी इस पर एक बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिमाइंड करने के लिए कि 2004 में तकरीबन इसकी शुरुआत हुई थी। क्वाड नहीं, जो ये ग्रुप था जिसमें इंडिया नहीं था उस समय। और आपको याद है उस समय इंडियन ओशन में बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिसमें करीब 2.5 लाख लोग की जानें गई थी। बिल्कुल। तो ये जान माल की सुरक्षा और बाकी चीज़ों ले करके ये ऑर्गेनाइजेशन एक बना था। एम था कि इसका डिप्लोमेटिक और बाकी जो ये सिक्योरिटी, मतलब जो इस तरह की है, सी में ऐसी चीज़ें आती हैं, डिजास्टर्स हैं, बाकी चीज़ें, इनमें कोऑपरेशन और बातचीत के लिए। लेकिन 2004 से लेके 2017 तक ये तकरीबन दबा ही रहा, कोई ऊपर नहीं आया। 2017 में ऊपर आया जब चीन ने अपने आइलैंड्स बनाने शुरू किए, अपने आप को एसर्ट करना शुरू किया इसमें इंडो पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में। तब जो है ये चीज़ आगे बढ़ी। इन्होंने देखा कि हमने पहले भी देखा कि 80% ट्रेड दुनिया का उधर से होता है, जिसमें तकरीबन 60% तो नाटो और US और इनका है, 40% और खुद बाकियों का है, जिसमें कि 60 से 70% तो इन 40% में चीन का ही सिर्फ है। तो हर एक आदमी चाहेगा वहाँ पर अपना दबदबा रखना कि ये चीज़ उसको मुश्किल नहीं हो। तो ये चीज़ जब आई तब क्वाड बना, और क्वाड जब बना तब बड़ा क्लियर था कि ये डिप्लोमेटिक और जो एरिया की जो वहाँ पर सिक्योरिटी है और बाकी जिन जनरल कोऑपरेशन के लिए बना था। और ये क्वाड मीटिंग्स होती रहीं, बातचीत इसके ऊपर चलता रहा, और हर एक देश, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन से लेके जापान, फिलीपींस, सारे वहाँ विजिट करते रहे। चाइना भी इनके फॉरेन मिनिस्टर विजिट करते रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ को अपने में मिलाने के लिए। कईयों से ये लोग बातचीत भी करते रहे। आई थिंक 11 कंट्रीज़ हैं जिसमें 6 के साथ इनके ऑलरेडी चीन ने अपना एक साइन कर लिया कोई न कोई प्रोटोकॉल। तो ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्वाड के बारे में। लेकिन जो मुख्य चीज़ है कि ये पहली बार हुआ है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे और बाकी जो तीनों देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इसके जापान के, ये जो डिफेंस चीफ्स हैं ये वहाँ गए हैं, जहाँ की जो इसका कैलिफोर्निया में है, वहाँ पर जो इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर इन चीफ हैं इनके अमेरिका के, उन्होंने बुलाई है मीटिंग। और ये अमेरिका में पहली बार गए हैं, और शायद इसमें इसके इंग्लैंड के भी गए थे चीफ, अपना आर्मी चीफ वो भी। तो वहाँ पर ये बात हुई है, और जब ये लोग बैठे हैं तो बात तो नॉर्मल तो है नहीं। ये जरूर
मैं ये कहूँगा कि जिसका एम जिससे पहले था कि ये नॉर्मल इंटरेक्शन है, डिप्लोमेटिक और बाकी बातचीत माहौल देखने के लिए और इंश्योर करने के लिए है, वो उससे बढ़ चुका है आगे जी। और डेफिनेटली ये एक तरह से सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, मैं कहूँगा कि मिलिट्री एक ग्रुपिंग कहिए वो भी इसके अंदर आ रहा है जी, जो कि ये डिस्कस करने की वो थी। हालांकि इसमें ये भी था कि हमारे CDS ने एक पेपर पहले ही दिन जो इन्होंने बातचीत रखी थी उस पर अपने पेपर से इन्होंने प्रेजेंट किए थे जी। तो ये हमें ये देख के चलना पड़ेगा कि थ्रेट जो है रियल है वहाँ पर, और तभी ये सभी वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और जो अभी तक जो डिप्लोमेटिक और बाकी ऑपरेशनल जो कोऑर्डिनेशन वाला था वो चीज़ आगे बढ़ चुकी है इसमें। और एक जो मुझे लग रहा है कि एक डेटरेंस वाली चीज़ भी इसमें ये लोग ले रहे हैं कि भाई डेटरेंस हो चीन को जी, और कैसे हम अपनी प्रेजेंस वहाँ रखें कि वो डेटरेंस दिखाई भी पड़नी चाहिए जी। और अगर डेटरेंस की बात करें तो देखिए इंडिया हमारा जो है सिर्फ इंडो पैसिफिक ही नहीं है, हम साउथ चाइना सी से भी कनेक्टेड हैं और इंडियन ओशन में भी हमारा चूंकि जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ा है जी। और आप देखिए इंडियन दुनिया में हम ही हैं, इंडियन ओशन देखिए हम ऐसे हैं कि हमारे चारों तरफ ओशन में हम हैं, तीनों तरफ से देखा जाए, तीनों तरफ से हम जो है ईस्ट वेस्ट और साउथ तीनों तरफ से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडियन ओशन को। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, लेकिन हम आज की तारीख में अकेले नहीं कर सकते जी। इसमें देखा जाए क्यों मैं यूके भी आ रहा है, इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड के भी कई बेसिस हैं इंडियन ओशन में, कुछ जगहों पर डिएगो गार्सिया से लेके कहीं भी कई जगह आप ले लीजिए, इसके अमेरिका के तो हैं ही जी, और चीन और हमारा तो जो है वो है ही है। प्लस अभी एक्सरसाइजेज हमने शुरू कर दिए, क्वाड एक्सरसाइज भी इनके साथ जो हम करते रहे हैं फिलीपींस के अभी। और ये देखिए ये जो मीटिंग हुई वहाँ, उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले ख़त्म हुई थी अमेरिका और फिलीपींस की एयर एक्सरसाइज वहाँ पर हुई है जी। वो भी एक मैसेज है, बिकॉज वो बेसिकली इंडो पैसिफिक को ही ध्यान में रख करके एयर एक्सरसाइज हुई है जी। मलाबार भी शायद, मलाबार तो हमारी यहाँ हम करते हैं, बट फिलीपींस की अमेरिका में जो एयर एक्सरसाइज हुई है जी, ये मेरे ख्याल से कई सालों बाद हुई है, 30-32 सालों के बाद ये एक्सरसाइज कोई हुई है इस तरह की। अच्छा जी। तो वो बेसिकली एम क्या था कि अगर अमेरिकन बेसिस फिलीपींस में यूज़ हों और फिलीपींस अमेरिका को कैसे क्या आपस में मदद कर सकते हैं। सारे एक्सरसाइज का एम यही होता है कि हम कैसे एक साथ मिल करके करेंगे वहाँ पर। हालांकि पहले फिलीपींस थोड़ा प्रो चाइना माना जाता था कि क्यों पंगा लें इनसे हम अननेसेसरली, ये भी चीज़ थी। बट हो सकता है उनको ये देख करके चीन उनका भी थोड़ा मोराल बढ़ाओ कि नहीं काउंटर दिया जा सकता है। तो एक ये चीज़ हमें समझना जरूरी है कि इसके साथ साथ ये भी थी। और ये इनका एक भी और भी चीज़ देखनी है कि जनरल मिली जो चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के यूएस के, उन्होंने बहुत पहले बोला था और बोलते आए हैं लगातार कि हमको इकोनॉमी को स्ट्रेटजिक लेवल पर सबसे ज़्यादा अगर किसी से ये अगर अपोजिशन मिलेगा तो चीन है। तो और चीन है क्या, मतलब ये देखा जाए ट्रेड रूट्स और यही तो हैं बेसिकली जो जहाँ पर कर सकता है। हालांकि उसने दिखा दिया वहाँ अपना बैलून इतना बड़ा भेज करके कि हम अंदर तो जा सकते हैं, बट तो ये वाली चीज़ तो है। तो ये एक चीज़ें हैं 2-3 जिस पर कि ये बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है, यूएस ने बोला हुआ है कई बार कि इंडिया हमारे लिए, इंडिया ये की पिलर उन्होंने बोला है, स्तंभ है हमारे लिए इंडो पैसिफिक के लिए और साउथ चाइना को जो है कंट्रोल में रखने के लिए जी। तो इंडिया की वैल्यू इसीलिए है, तभी जो है ये सब चीज़ें उसमें आ रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था इसके लिए। और जो अभी हमने बात की एडमिरल एक्विलिनो नाम है इनका, जो CNC हैं इंडो पैसिफिक कमांड के, जिन्होंने होस्ट किया है, ये 2 महीने पहले इंडिया में आए हुए थे जी। ये बातचीत करके गए हैं। तो मतलब ये माहौल सारा होने के बाद ये मीटिंग हो रही है वहाँ पर निटी-ग्रिटी टाई अप करने के लिए कि क्या है कैसे है। और इससे पहले हमको मालूम है कि हमारा भी एक सेंटर यहाँ काम कर रहा है जिसमें कि यूरोपियन यूनियन नाटो भी है, इसमें जो नज़र रख रहा है
इंडियन ओशन पर जी, साउथ चाइना सी पर। एंड बाय द वे ये गुड़गांव में ही बना है, ये 2 साल पहले ही इनॉग्रेट हुआ था यहाँ पर। इन कंट्रीज़ के भी इनके स्टाफ हैं यहाँ पर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो वहाँ हैं, जो मॉनिटर करते हैं इस सेंटर में। तो ये चीज़ें हैं। माहौल तो चूँकि इंडिया इस लेवल तक इन्वॉल्व हो चुका है, तो ये लाजमी था कि ये चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए थी और ये चीज़ आती। तो इसलिए बेसिकली देखा जाए तो मैं कहूँगा कि फ्यूचर के हिसाब से अब ये ज़रूरी है। और ये भी चीज़ जैसे हमने पहले भी एक बार कहा था कि आजकल के ज़माने में सिर्फ डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा जी। डिप्लोमेसी हैज़ टू बी बैक्ड बाय मिलिट्री फोर्स। इकोनॉमी तो है ही है जी। इकोनॉमी तभी आपकी आगे बढ़ेगी जब आप डिप्लोमेटिकली हर जगह आपकी प्रेजेंस हो, और दूसरा उसको मिलिट्री बैकअप मिले कि जो आप बोल रहे हैं सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, उसको आप एनफोर्स भी कर सकते हैं, जो अमेरिका करता आया है जी। बिल्कुल। और अगर हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करें तो सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सप्ताह पुणे में थे। वहाँ पर उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता भारत की सामरिक स्वायत्तता में बाधा बन सकती है। इसके साथ ही उन्होंने उन रक्षा उत्पादों की एक और सूची भी जारी की है जिन्हें हम आयात नहीं करेंगे, बल्कि घरेलू स्तर पर ही उनका निर्माण किया जाएगा। लगातार ऐसी सूचियां आ रही हैं, कैसे देखते हैं सर आप इन सब? नीरज जी, देखिए, ये तकरीबन 2.5 साल पहले ये चीज़ शुरू हुई थी जी, रक्षा में आत्मनिर्भरता, क्योंकि हम काफ़ी समय से वर्ल्ड के लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर हैं जी। और ये 2021-22 में तकरीबन 43,000 करोड़ पहुंच गया था, जो अभी कम हुआ है, तकरीबन 11% कम हुआ है। 43.4 या 5 ऐसे ही हज़ार करोड़ था, जो कि मेरे ख्याल से 40 के आसपास आ गया है। तो 11% की कमी तो आई है, बट फिर भी देखा जाए तो काफ़ी है जी। और इनमें देखा जाए तो देखिए, जो प्लेन्स और बाकी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इनका तो मैक्सिमम है, शिप्स का है, चाहे बाकी चीज़ें हैं तो इनका है। लेकिन हम छोटे मोटे आइटम भी कर रहे थे जी। स्पेयर्स जो हैं मैक्सिमम, और ये नहीं, हमारे जो डिफेंस, ये आर्मी के लिए नहीं है एक्चुअली। 4 लिस्ट अभी तक आई हैं, ये चौथी लिस्ट है जो अभी इन्होंने निकाली है जी। और अगर मैं एग्जैक्ट फिगर वो करूं तो 2730 या 35 कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर ये है कि ये इंपोर्ट नहीं की जाएंगी। मतलब ये आइटम बन सकती हैं, यहाँ पर बन रही हैं, तभी ये चीज़ आई है या बनाई जाए। और होता क्या था कि हमारे जो डिफेंस PSUs हैं, पहले वही बनाते ही थे डिफेंस का सब कुछ, और उनके लिए सबसे आसान था कि ये कहना कि हाँ हम बनाएंगे, उसके बाद बाहर से चीज़ें मंगाओ। चीज़ें डिलेड होती थी, सालों लग जाते थे, आती थी नहीं आती थी, क्वालिटी कोई मिलता नहीं था, चेक करो नहीं करो, और वो जो है इसमें आइटम बनते थे, तो हम डबल से ज़्यादा ही पे कर रहे थे जो चीज़ें थी। और अभी जो MSMEs हैं हमारी, या और भी घरेलू कंपनियां जो बना सकती हैं, तो ये एक अच्छी पहल है कि जो की गई है कि ये होनी चाहिए। लेकिन इन 2.5 सालों में हम कितना कर पाए हैं जी, थोड़ा क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर जरूर है जी। क्वालिटी में हम किस लेवल पर हैं जी, ये भी क्वेश्चन मार्क है जी, कि हम किस हद तक पहुंच रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए ये MSME फिर किसी रास्ते से इंपोर्ट करें और इसको जो है यहाँ पर हम शुरू करें। हालांकि रक्षा क्षेत्र में जो FDI है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 74% कर दिया गया था जी। वो भी एक अच्छी पहल थी जिसकी वजह से फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन तकरीबन जो आइडेंटिफाई हुए थे वो तकरीबन 4,600 से कुछ ऊपर आइटम थे जो आइडेंटिफाई हुए थे जी, जो कि हिंदुस्तान में बन सकते हैं। कॉस्ट हम कम कर सकते हैं, अपने रोज़गार बढ़ा सकते हैं अगर ये इंडस्ट्रीज आगे आती हैं और प्रोड्यूस करें। लेकिन 2-3 फैक्टर्स आ जाते हैं जब प्राइवेट सेक्टर को हम कहते हैं ये बनाने के लिए। पहली बात, एक तो स्टार्टिंग करना, स्टार्टअप जो हमारे हैं उनको जो चीज़ें चाहिए, टेक्निकल नो हाउ तो हम आगे हैं, ले भी सकते हैं, कर सकते हैं, या बाहर से ले सकते हैं उनके साथ। लेकिन कंटिन्यूअस हमें सपोर्ट मिलना चाहिए जी। डिमांड उसकी कितनी कंटिन्यूअस है, क्योंकि आइटम बन गया तो आप देख लीजिए उसका उतनी ज़्यादा डिमांड तो आगे आएगी नहीं, तो बाहर एक्सपोर्ट भी होना ज़रूरी है जी। अब जैसे
आप कोई आइटम लीजिए, बोफोर्स देखिए, 40 साल मतलब 34 साल तो हो ही गए तकरीबन, 1989 की आई हुई है, चली जा रही है। बीच में स्पेयर्स ही नहीं मिल रहे थे उनके, तो किसी तरह इंडिजनाइजेशन छोटे मोटे जैसे भी हुए लोगों ने किया, चलाई, पर कई चीज़ें ऑफ रोड रहीं। तो ये चीज़, ये हालत नहीं आनी चाहिए कि इसमें। दूसरी चीज़ इसकी जो है, इन्होंने बेसिकली डाला कि लोकल प्रोडक्शन होना चाहिए आइटम्स, और इसमें आइटम्स कई हैं, शिप्स के, एयरक्राफ्ट के, जो हॉइट्जर्स तोप हमारी हैं, आर्टिलरी की, कोई भी मतलब ये मेजर माइनर ले लीजिए, इनके सबके जो छोटी मोटी इंजन्स थी, जितने इंजन्स हमें एयरक्राफ्ट से लेकर के, और टर्बाइन इंजन्स खास करके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एयरक्राफ्ट एज वेल एज शिप्स के लिए, उनके लिए, तो ये कई चीज़ें थी जिनके लिए कि ये सब चीज़ की गई है, इंक्लूडिंग इनके स्पेयर्स में। तो ये पहल तो अच्छी है, और अपने इंडस्ट्री को, अपने लोगों को बहुत मौका देगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ कमी, जैसे मैंने कहा, जो हमें बाद में स्पेयर्स की आती है। अब देखिए बोफोर्स क्या हुआ, बोफोर्स आई, उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई, साब इंडस्ट्रीज उसको तो अपना पैकअप कर गए, अफ्रीका में सिर्फ चली, नाटो में, यूरोप में तो बंदी हो गई हो, तो स्वीडन में बंदी हो गई थी वो। तो ये ऐसी भी चीज़ें होती हैं जी। तो वो चीज़ नहीं, ये इससे फ़ायदा होगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री चलती रहेगी, और हम जो है उसको स्पेयर्स हमें आसानी से मिलते रहेंगे जी। तो ये जो एक और चीज़ है। दूसरा जो है, आप अगर सबसे ज़्यादा देखें, यूक्रेन देख लीजिए क्या हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम वहाँ स्पेयर्स के मैक्सिमम आ रही है जी। रशिया तो ठीक है, अपना वो बना के अपना चला रहा है, नाटो के जितने आ रहे हैं वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेयर्स की है, खास करके जो पुराना इक्विपमेंट वो दे रहे हैं, टैंक्स पुराने दिए उन्होंने, गन्स पुराने दी, अपनी एयरक्राफ्ट भी जो है कुछ आए तो पुराने आए, तो जो उनके स्पेयर्स तो उनके यहाँ बंद हो गए थे। अब उसके लिए वो इसीलिए इतना डिले हो रहा है उनके पास जी, मेंटेनेंस से लेके बाकी चीज़ें। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें इसकी वजह से कम हो जाएंगी। और यही नहीं, देखिए इंडिया ने तो 2020 में जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर ले आए थे, उसमें भी ये चीज़ थी जी। बेस तो इन्होंने पहले से बना दिया था, लेकिन शायद इम्पिटस जो कहते हैं, पुश उतना नहीं मिला था। और हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री जो आपको पता है कि बड़ी कॉशियस है कि भाई क्या होगा आगे चल के अगर हम ये कर लें, तो शायद उनका भी अभी ये करने से, बैन करने से उनको लगा कि भाई अब तो हम बनाएंगे तो इधर जाएगा ही जाएगा और बाहर से ये आएगा नहीं। तो हो सकता है कि ये चीज़ इसमें आए। लेकिन जो इसकी हमारी मेन वो हैं, आत्मनिर्भर तो ठीक है, होना चाहिए हर हालत में, लेकिन ये जो क्वालिटी है, सबसे बड़ी चीज़ हमारी वही है जो कमी है। आप सोचिए, हम अपनी राइफ़ल नहीं बना पाए, हमने इंडियन फील्ड गन बनाई जो कि आगे नहीं बढ़ पाई, हमें बाहर से ही वो करनी पड़ी। आप एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट लेके देखिए, STT-40 ही अभी भी गवर्नमेंट ने वो कर दिया जो खरीदना ही है जी जी, उसके बाद ही वो चलेंगे। हालांकि इसमें STT-40 के भी स्पेयर्स हैं जो कि यहाँ बनेंगे, इसमें बैंड लिस्ट में है वो। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर कि हमें ध्यान देना पड़ा कि सिर्फ एक कह देने से कि आप बैन कर दो जी, उससे नहीं, आपको बैकअप पे होना चाहिए कि हाँ आज हम बैन कह रहे हैं, अगर 6 महीने 3 महीने दे रहे हैं तो उसमें आने चाहिए। ये नहीं कि ये हम गन और एयरक्राफ्ट खोल करके बैठे रहें, स्पेयर्स आए, पता लगे स्पेयर्स आ ही नहीं रहे हैं और हम जो है उनको रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ ही। इसके साथ जो है अभी तक डिफेंस इंडस्ट्री वही थी, डिफेंस PSU जी थे, कॉम्पिटिटर तो कोई था नहीं। कंपटीशन भी बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि एक को बोल दिया आपने कि आप ये बनाओ और वही उस पर लगा रहे। जब तक कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, अभी क्या होता है, आप एक कहते हैं कि ठीक है जी, आप अपने रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल दीजिए, QR बनाइए, QR बन जाता है, और वो QR जो है आप 5 साल तक लेके चलते हैं, 10 साल तक, ये 5 साल 6 साल में बना के देंगे, तब तक दुनिया में टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट हो जाती है जी। और फिर आप कहते हैं कि आपने तो एक QR दिया था जी। तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी कि अगर QR हो भी गया तो आप खुद इनोवेशंस देखिए, टेक्नोलॉजिकल क्या चीज़ें फ़र्क डालनी है उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। और QR में अगर अमेंडमेंट बीच बीच में है तो वो भी होना चाहिए साथ में मिल करके। ये नहीं कि हम पुराने रहें कि 10 साल पीछे हो जाएं अगर 10 साल में आता है। ये भी चीज़ हमें इसमें देखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम उसी हिसाब से पीछे रह जाएंगे। दूसरा,
पहल तो अच्छी है, जैसे आपने देखा हम बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आ रहा था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के ऊपर, लेकिन अब जब से गवर्नमेंट ने उनको कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया, कॉर्पोरेट्स बना दिए, 4 भागों में डिस्टिंक्ट उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कर दिया कि नहीं, ये नहीं कि पहले एक बोर्ड में डायरेक्टर्स बैठ के अपना बैठे रहते थे, जो बन रहा है आ रहा है, और फौज को ये था कि लेना है तो लो, नहीं तो हम तो हमारे पास तो यही है। अब जो है चूंकि उनको कॉर्पोरेटाइजेशन के मतलब है जो आप पैदा करेंगे, जो आप प्रॉफिट लेंगे उसमें से इतना हमको देंगे, बाकी उतने में आप चलेंगे जी। तो उस चीज़ से फर्क तो पड़ेगा, इनको भी इनोवेशन करनी पड़ेगी। और कईयों ने, आपने देखा होगा पिछले 1 साल के अंदर कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने IITs और कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप कर रखा है जी। कई चीज़ें डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कई जगह इन्वेस्ट किया इसको दूर करने के लिए कि और चीज़ें इसके ऊपर बढ़े। तो ये चीज़ें देख करके ये है, लेकिन अभी भी अगर हम कहें कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड की जो हम बात करते हैं, हम सड़क कहते हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बना रहे हैं, इसमें हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक अभी पहुंचना में हमें समय लगेगा जी। हम उसकी तरफ मेहनत करनी पड़ेगी जी। और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर पहुंचें, तभी इसका फायदा होगा। आत्मनिर्भर हो करके, और आत्मनिर्भर का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं है, आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम बाहर से नहीं हमें इंपोर्ट करना पड़े, लेकिन एक्सपोर्ट को कोई नहीं हो कर रहा है कि एक्सपोर्ट करें, तब तो हमें इसमें फायदा होगा। नहीं तो पता लगे कि हम इतना इन्वेस्ट कर दें आत्मनिर्भर बनने में और फिर भी पता लगे कि वो इंपोर्ट से ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें। बिल्कुल आपने सही कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, ये सोच अच्छी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन और गुणवत्ता का ध्यान रखना और सही राह पे हम जा रहे हैं, समय समय पर समीक्षा करना, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर, आज के कार्यक्रम में आपने हमेशा की तरह रूस यूक्रेन युद्ध का पूरा विस्तार से विवरण दिया कि अभी क्या ताज़ा हालात हैं, पाकिस्तान में क्या संभावनाएं हैं वहाँ पर दिख रही हैं, इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा की। जम्मू कश्मीर को लेकर जो भारत सरकार की नीति है और G20 की बैठक को लेकर जो दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, उस पर भी अपने विस्तार से अपनी आज कार्यक्रम में अपनी राय रखी है। और ख़ासतौर पे क्वाड में जो CDS गए हुए हैं, वो एक ऐसा विषय था, मुझे लगता है कि शायद ये एक अनछुआ विषय था। जितनी भी हम परिचर्चाएं देखते हैं विभिन्न चैनलों पर या मीडिया मंचों पर, तो इस पर भी आपने एक विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। निश्चित रूप से सभी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आप इस चर्चा में जुड़े, इस कार्यक्रम से जुड़े, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।